ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो नंबर 4 से स्टार्ट होता है और शुरुआत ही इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन से शुरुआत होती है। क्या? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और इसी को ही बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ये भी इसी का नाम है। तो डाइल्यूशन आ जाए तो समझना यही है। रिप्रेजेंटेशन SOL से रिप्रेजेंट होता है ये H, तो ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड के लिए आप यहाँ पर सबस्क्रिप्ट लगा सकते हो। अच्छा, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ये जैसे KCl है, और इसको इसमें क्या डाल दिया? एक्वस यानी वाटर फेज डाल दिया, और ये बन गया आपका एक्वस फेज। ठीक है, और इस काम के लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो लगी है वो लगी है कितनी? प्लस का 18.6। तो जरूरी नहीं है कि हर बार एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। ठीक है ना, यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, 1 मोल सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व होगा किस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। मैंने बता दी ये टोटल कितनी है, 8 डेफिनेशन है। तो नंबर 4 डेफिनेशन जो है वो होगी है खत्म। नंबर 5 डेफिनेशन पे चलते हैं। नंबर 5, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। इसके सिंबल भी अगर आपने याद कर लिए वो भी बहुत हेल्पफुल है। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा ए का मतलब एटॉमाइजेशन, ये एंथैल्पी यानी H। ठीक है, ऑटोमाइजेशन के लिए आपको ये ए लगाना होगा। अच्छा, होती क्या है ये? नाम ही बता रहा है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये किस में टूट गया? एटम्स में बिखर गया। पहले किस क्या था? ये बॉन्डेड था। अब क्या बॉन्डेड है? नहीं, अब ये अलग अलग है। तो इसे कहते हैं एटोमाइजेशन कर देना, एटम्स का बिखर जाना। ठीक है, तो इस काम के लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो लगी है वो कितनी लगी है? 435.5 किलोजूल पर मोल। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिलेगी कि हाइड्रोजन इतना छोटा एलिमेंट होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा एनर्जी लेता है, 435। आपको इसका अंदाजा इस बात से हो जाएगा कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी 525 के आसपास एनर्जी लेता है। तो देख लो, ये तो हाइड्रोजन है और सिंगल बॉन्ड है। सबसे बड़ी बात सिंगल बॉन्ड है, तो ये इतनी ज्यादा एनर्जी ये ले लेता है इसकी। ठीक है, तो इतनी ज्यादा एनर्जी लेता है टूटने में। तो सोचो, जब इसको हम जोड़ेंगे तो इतनी ही एनर्जी ये क्या कर देगा? रिलीज करवा देगा। इसीलिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ होता है? CNG, रॉकेट फ्यूल में जो ऊपर ले जाते हैं उसमें भी हाइड्रोजन एज ए फ्यूल जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है। तो ये थी आपकी एटोमाइजेशन, एटम्स का बिखर जाना। और डेफिनेशन की बात करोगे तो ये सारी डेफिनेशन आपको नोट्स में से ही नोट करनी है जो आपके पास ऑलरेडी जा चुके हैं। अच्छा, नोट से याद आया, कई सारे बच्चे ले जा चुके हैं, अगर आप चाहो तो ले जा सकते हो। ये पहला चैप्टर का की हार्ड कॉपी है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आपके पास व्हाट्सएप में है, ये हार्ड कॉपी है। अगर आप चाहो तो अपने पेरेंट्स को या आप खुद आके ये ले जा सकते हो। और जिसके पास जीरोक्स मशीन घर पे है, ठीक है ना, तो वो तो वहां से जीरोक्स करवा ही सकता है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से हार्ड कॉपी ले जा सकते हो, अपने पेरेंट्स को भी भेज सकते हो, जैसा भी सूटेबल हो। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसके लिए इतनी है। डेफिनेशन क्या है जो कि आपको नोट्स में से ही नोट करनी है? व्हेन 1 मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस डिसोसिएट इनटू गैसियस एटम, ये गैसियस एटम्स में डिसोसिएट हो गया। ठीक है ना, तो एटम्स में डिसोसिएट हो गया, तो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और तो और सोडियम भी अगर सॉलिड फेज में है और ये डिसोसिएट हो गया किसमें? गैस फेज में। ठीक है ना, तो इसके लिए भी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इस्तेमाल होती है। समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ये सॉलिड फेज में है और ये गैस फेज में बिल्कुल बिखर गया। पहले सभी के सभी सोडियम मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास थे, चिपके हुए थे, लेकिन यहाँ सारे मॉलिक्यूल टूट के बिखर गए। इसको भी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आसानी था ये भी। और आगे है हमारा कौन सा?
नंबर 6, अभी मैं एक बार नंबर 6 और करवा देता हूँ, फिर आराम से आप क्वेश्चन रेज करना, ठीक है। नंबर 6 के बाद क्वेश्चन रेज करना। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, अगला है एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। रिप्रेजेंटेशन, भाई रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। IONH, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। चलो बताओ, अगर मैं इसको IH लिख देता तो क्या ये ठीक होता? अगर नहीं तो बताओ इसे क्या बोलते हैं, रेज योर हैंड। डेल्टा IH को क्या बोलते हैं? इट्स वेरी पॉपुलर, डेल्टा IH। वेरी गुड नितेश, अब आप सही जा रहे हो। नितेश बोलिए आंसर क्या है? डेल्टा IH को क्या बोलते हैं नितेश? निखिल बताइए, डेल्टा IH को क्या बोलते हैं? आयोनाइज। हो सकता है आपका ये जो अपूर्वा, वेरी गुड, बताइए क्या बोलते हैं डेल्टा IH कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा IH का रिप्रेजेंटेशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? इट्स वेरी पॉपुलर। शीतल बताइए। सर मेजरमेंट के लिए जो एंथैल्पी में चेंज होते हैं। भाई आवाज बहुत ज्यादा स्लो है, एक बार चेक करना। मेजरमेंट्स ऑफ एंथैल्पी चेंज। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है भाई, लक्ष्य है। आप बताइए। भैया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वेरी गुड, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए इट्स वेरी वेरी पॉपुलर। मैं कह रहा हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो सिंबल है ना, ये टोटल 9 डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किंग था चैप्टर नंबर 3 का। और इसी तरह से आपको याद होगा EGH, इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप सोचो, उन्होंने जो सिंबल दिए हैं वो बिल्कुल सोच समझ के दिए हैं। अगर आई लिखते तो वो कंफ्यूजन हो जाती, ठीक है। तो ये आई नहीं लिखा है यहाँ पर। दिस इज योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और वो दूसरे वाला क्या था? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और आगे चलते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या रिप्रेजेंटेशन है? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है आपका, जैसे HCl है, एक्वस मीडियम में आपने इसको डाल दिया तो ये आयोनाइज हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, तो आयनाइजेशन हो गया। इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इसके लिए जो है वो -75.2 किलो जूल पर मोल है। वैसे तो देखो, रूल तो यही बोलता है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों होने चाहिए। लेकिन मैं अब इतने सारे एग्जाम्पल, इतनी सारी वैल्यूज कैसे याद करोगे? तो मैं तुम्हें 3 वैल्यू ही बोल रहा हूँ। एक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जिसका दूसरा नाम है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। और एक और आने वाली है, मैं उस टाइम उसको ही बताऊंगा। इनको तो भाई छोड़ना ही मत, मैं कह रहा हूँ। एग्जाम्पल और ये दोनों की दोनों कर लेना अपनी, ठीक है। और साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टुगेदर विद ले लो, टुगेदर विद ऑर्डर कर दो अमेजोन से, तो वो एक्स्ट्रा बुक ही बहुत बेटर है आपके लिए, ठीक है ना। MTG भी ठीक है, बट इसमें मिस्टेक्स हैं, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। MTG नहीं है इस मार्केटिंग फील्ड में, तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या है? व्हेन ए कोवलेंट कंपाउंड, देखो ये कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक समझने की गलती मत कर देना। व्हेन ए कोवलेंट कंपाउंड ऑन डिसोसिएशन विद H2O split into ion in the solution, the enthalpy change during the process is known as ionization enthalpy, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा है? कोवलेंट, पोलर कोवलेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोलर कोवलेंट, जो ये शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन है वो कौन अट्रैक्ट कर लेता है? Cl, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। और यहाँ क्या बन जाता है? डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। सो इट्स पोलर कोवलेंट कंपाउंड। और आगे चलते हैं। नंबर 7 डेफिनेशन है। नंबर 7 का नाम है आपकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो मैंने कहा था मैं 3 नाम लिखवाऊंगा आपको, तो ये है आपकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये तीसरी थी जिसके बारे में बता था। रिप्रेजेंटेशन डेल्टा HYDH, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। होती क्या है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन? भाई कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O
प्लस 5H2O। अगर कंबाइन होता है तो ये बनता है CuSO4 प्लस 5 ठीक है। तो ये हाइड्रेट बन गया। जैसे कि हाइड्रेट का कोई दूसरा नाम बता सकता है? रेज योर हैंड। हाइड्रेट बन चुका है ये .5H2O। जैसे POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, ठीक है ना। हाइड्रेट का दूसरा नाम कोई बता सकता है? कई जीनियस बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपका ना जो ग्रुप है उसमें कंपटीशन कमाल का है। मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, बट इस बार जीनियस कुछ ज्यादा ही है। यस बताइए। अर्नव। हाइड्रस। हाइड्रेट का दूसरा नाम? सानिध्या। हाइड्रेट का दूसरा नाम? विट्रियोल। नहीं 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 भाई नहीं, ये तो आपने इसका कॉमन नेम बता दिया। अपूर्वा, हाइड्रेट का दूसरा नाम? सर एक्वस। एक्वस अलग चीज होती है, एक्वस अलग चीज होती है, हाइड्रेट ये नहीं होता। देवेश, वेरी गुड देवेश, बताइए। इट विल बी ए सरप्राइज फॉर मी अगर आपने इसका नाम बताया। सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नहीं ये भी नहीं होता। लक्ष्य आप बताइए। वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं था नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। अब एक काम करो, अपने रजिस्टर के टॉप पे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ ना, नई नई इन्फॉर्मेशन, इनको ना रजिस्टर के टॉप पे लिखा करो। 12th क्लास में बच्चे एक इन्फॉर्मेशन भी नहीं छोड़ते। एक बच्चे ने बताया ये ब्लू विट्रियोल है। ये बात सच है, ये ब्लू विट्रियोल है, लेकिन ये तो इसका कॉमन नेम है कॉपर सल्फेट .5H2O, ठीक है। लेकिन इसका याद रखना, हाइड्रेट का दूसरा नाम होता है सोलवेट। सोलवेट बोल सकते हैं या फिर हाइड्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। हाइड्रेट या सोलवेट। और एक बात और भी अच्छी तरह से याद रखना, देखो तुम्हारा जो बैच है, ये जो बैच है स्कॉलर्स का बैच है, इसमें एक दो नहीं, कम से कम नहीं तो 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जो हाई ऑर्डर थिंकिंग की कैपेसिटी के हैं, ठीक है ना। तो बाकी जो बच्चे जो जिनकी परसेंटेज या जिनकी IQ लेवल अगर मान लो मेरे जैसा है, क्योंकि मैं भी अपने टाइम में कोई ज्यादा इंटेलिजेंट केस नहीं था, 70% से 80% के बीच का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जिनका IQ मेरे जैसा है, मुझे बार बार ज्यादा पढ़ना पड़ता है। दूसरे स्टूडेंट्स को एक बार में चीज याद हो जाती है, मेरे को वो 2 या 3 बार में याद होती है। तो इस चीज का फायदा आपको क्या मिलेगा? अगर आपको लॉयन की कैटेगरी में आना है ना, तो आपको ना लॉयंस के साथ बैठना होगा, उनके साथ पढ़ना होगा, उनको समझना होगा, तभी आप उस कैटेगरी को टच कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप इन इंटेलिजेंट केसेस के साथ ना बैठ के इन एवरेज केसेस के साथ बैठोगे, तो एक राइटर की एक लाइन है, एक नोवेल है, जिसमें उसने 20 या 15 साल लगाए हैं। नेपोलियन हिल नाम का राइटर है। तो उसने क्या बताया है, आप अपनी लाइफ में कभी भी इसको इमेजिन कर लेना, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। बड़े बड़े राइटर जो बोलते हैं, आप कुछ नहीं हो, आपके 5 बेस्ट फ्रेंड का एवरेज हो और कुछ नहीं हो। आप किस तरह के दोस्तों में बैठते हो, आपका IQ लेवल क्या है, और 15 साल बाद आपकी इनकम क्या होगी। उस राइटर ने तो इतना तक बता दिया, आपकी इनकम क्या होगी। तो उसने बता दिया जो आपके 5 दोस्त है ना, ये 1 2 3 4 5, उनकी एवरेज लगा लो, ये उनकी आपकी इनकम होगी। यू आर नथिंग, यू आर द एवरेज ऑफ योर बेस्ट 5 फ्रेंड्स। हर मामले में, थिंकिंग के मामले में, सोचने समझने के मामले में, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आप उनको एवरेज और कुछ नहीं हो। इसीलिए अब अच्छे उसमें सर्कल में बैठोगे तो आपको ना पता भी नहीं लगेगा आप कहाँ थे और कहाँ चले गए। ये मेरे साथ भी लाइव हो रहा है, मैं तो कई सालों से देख रहा हूँ, वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना। अगर आप सोचोगे आपका कंपटीशन थोड़ा सा वीक हो जाए और वहां पर आप बादशाह हो जाओ, तो वो कुछ नहीं होता। यहाँ सीखो इन चीजों को, जो चीज मैं बता रहा हूँ। तो आगे ट्राई करते हैं। हमारा जो ये पोर्शन खत्म हो गया, ब्लू विट्रियोल हो गया जैसे, ठीक है ना। सॉल्वेट को ही हाइड्रेट बोलते हैं, ये बात आपको नहीं पता लगी होगी। यहीं पे ना इस चीज को भी खत्म कर लो भाई। एक ब्लू विट्रियोल होता है, एक व्हाइट विट्रियोल होता है, और एक कौन सा होता है, ग्रीन विट्रियोल भी होता है, ठीक है।
तो भाई ग्रीन विट्रियल कौन सा होता है, FeSO4, व्हाइट विट्रियल कौन सा होता है, ZnSO4, और ब्लू विट्रियल कौन सा होता है, ये हो गया। तो ऐसी ऐसी बातें जो तुम्हें पता लगती है ना, इनको अच्छी तरह से लिख लिया करो। कहीं ना कहीं एक बच्चे क्या करते थे, अभी हमारे पास यार हम लाइव देख नहीं सकते ना, तो स्टूडेंट के रजिस्टर दिखाता मैं, वो क्या करते हैं, रजिस्टर के टॉप पे जो ये नई नई इन्फॉर्मेशन होती है उनको लिख के ब्रैकेट में डब्बे में बंद कर देते हैं। ये बहुत फायदेमंद होती है। तो डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस जिसमें पानी ना हो, एनहाइड्रस सॉल्ट कंबाइंड विद रिक्वायर्ड अमाउंट या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो जितनी भी एंथैल्पी चेंज होगी इसमें जो हाइड्रेट सॉल्ट बनेगा या फिर सॉल्वेट सॉल्ट बनेगा, तो उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। डेफिनेशन नोट से करनी है, नोट से नोट करो। ओके, नंबर 8 की तरफ आगे हम चलते चलते चलते, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि हम ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड से, जैसे लिक्विड से सॉलिड बनना और सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, गैस से सॉलिड बनना, मतलब लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, सॉलिड से गैस बनना, गैस से सॉलिड बनना, ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए, 6। तो सबसे पहले सॉलिड से गैस, सभी को पता ही है इसके बारे में, खैर, सब्लीमेशन। अच्छा, गैस से सॉलिड, सब्लीमेशन, ये भी। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, रेज योर हैंड, उम्मीद है इस बार तो सही बताओगे, रेज योर हैंड, लिक्विड से सॉलिड। रितु बताइए। वेपराइजेशन भी है। लिक्विड से सॉलिड, शीतल बताइए। सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, इसी को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, इसी को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। दिस इज योर सॉलिडिफिकेशन, ठीक है ना। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड बनना है तो इसका मतलब क्या है, आपका सॉलिड से लिक्विड यानी वो पिघल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फ्यूजन, फ्यूजन। अच्छा, लिक्विड से गैस का बनना, भाई लिक्विड से गैस का बनने का वो कहते हैं वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। और गैस से लिक्विड का बनना कंडेंसेशन, ये होता है कंडेंसेशन। तो नया थोड़ा बहुत होगा वो फ्यूजन होगा आपके लिए, सॉलिड से लिक्विड से पिघलने को कहते हैं फ्यूजन, ठीक है, इस लैंग्वेज में। अब एक एक करके हम ट्राई करते हैं, इनमें से कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक तो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो नंबर 1 है, यहाँ से भी अब ये सब कैटेगरी स्टार्ट होती है। देखो 7 तो हो चुकी थी, 8 की सब कैटेगरी में है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन, इसका रिप्रेजेंटेशन डेल्टा FUS और H, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या होता है, पिघलना, जैसे H2O सॉलिड फेज में है और H2O लिक्विड फेज में, बर्फ से, आइस से वाटर में कन्वर्ट होना। और इस काम के लिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो लगेगी वो कितनी लगेगी, चलो बताओ। यहाँ जो वैल्यू मैं लिखने वाला हूँ, प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, रेज योर हैंड। डेल्टा H की वैल्यू प्लस लिखूं माइनस लिखूं, रितु बताइए। प्लस में दिया, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करके ही क्या पिघल सकता है, तो प्लस 6 किलो जूल पर मोल, ये आ जाएगा प्लस 6 किलो जूल पर मोल। इतनी छोटी सी एनर्जी लेती है तो बर्फ पिघल जाती है, ठीक है। तो डेफिनेशन, it is the enthalpy change during the transformation of 1 mole of solid substance into liquid state. It is also called enthalpy, molar enthalpy of fusion, ठीक है ना, इसे molar enthalpy of fusion भी बोल सकते हैं हम। ओके, the next one is number 2, ये अगली जो कैटेगरी है वो है आपकी enthalpy of vaporization,
So this is your enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization. रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका? डेल्टा वेप एच, इस तरीके से एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा ये क्या होगा भाई? H2O लिक्विड फेज में था, H2O गैस फेज में चला गया, हो गया एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब की बार जाहिर सी बात है जो एनर्जी है वो भी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी, क्योंकि लिक्विड से गैस में जाने का मतलब पानी को उबालना पड़ेगा, तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो भाई ये लग गई कितनी? प्लस का 40 किलोजूल पर मोल। Definition again, it is the amount of heat required to convert 1 mole of liquid into vapor state. Example ये रहा। Finally जो end हो गया यहाँ पे वो है आपका नंबर 3, enthalpy of sublimation। ये है आपका enthalpy of sublimation। sublimation। अच्छा यहाँ sublimation में आपका जो सिंबल है वो क्या होगा? SUB, और ये आ गया आपका H, SUBH। अच्छा बताइए ऐसी 3 चीजें जो सब्लिमेट होती है, रेज योर हैंड। 3 चीजें जो सब्लिमेट होती है, चलो 3 छोड़ो, 2 ही जो सब्लिमेट होती है। यस निखिल, एक बताओ। नेफ्थलीन बोल्स। नेफ्थलीन, वेरी गुड, नेफ्थलीन सब्लिमेट होती है। देवेश एक और बताओ। कैम्फर। कैम्फर सब्लिमेट होता है। अच्छा नेफ्थलीन कैम्फर के अलावा कोई बता सकता है सब्लिमेट? अब रेज योर हैंड। सानिध्या बताइए। अमोनिया। अमोनिया सब्लिमेट नहीं होता भाई। अर्णव बताइए। ड्राई गैस, सॉलिड CO2। ड्राई गैस सॉलिड CO2 भी एक तरह से सब्लिमेशन कैटेगरी में काउंट नहीं होता। अपूर्वा बताइए। ड्राई आइस। ड्राई आइस, चलो ठीक है। वैसे आपने जो नाम लिए हैं उनमें ये नाम भी लेना चाहिए था। एक तो अमोनियम क्लोराइड, ये सब्लिमेट होता है। इसके अलावा एक और है आयोडीन, ये सब्लिमेट होता है। इसके अलावा कैम्फर, नेफ्थलीन तो यार देखो 9th 10th क्या खेल है, सबको याद होगा। अब नई चीज याद कर लो, ये दोनों चीज भी सब्लिमेट होती है। अब अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं तो आयोडीन जो कि सॉलिड फेज में है वो कन्वर्ट हो गया आयोडीन जो कि गैस फेज में है, और इसके लिए सब्लिमेशन एंथैल्पी जो लगी, कितनी लगी? प्लस 62.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, 62.4 किलो जूल पर मोल। तो डेफिनेशन क्या बनी? इट इज द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट। ठीक है ना, एट ए गिवन टेम्परेचर। और ये हो गया आपका ये एग्जांपल। टोटल में 8 डेफिनेशन बता रहा था, लेकिन टोटल डेफिनेशन कितनी होगी? 10, क्योंकि देखो 1 2 3 तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की होगी, ठीक है, और बाकी 7 यहाँ तक की। तो 7 + 3 = 10 डेफिनेशन है, और इनमें से 3 बहुत खास है, मैंने बता दी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और एंथैल्पी ऑफ क्या थी एक? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये रहा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इन तीनों पे तो तीनों को तो छोड़ना मत भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया आपको वो। अब हम आज का जो खास टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हेसेस लॉ। हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। पूरा ही नाम लिख देता हूं मैं, कांस्टेंट हीट समेशन। देखो भाई ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं कुछ चीज बता देता हूँ आपको। ये 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि 99 पॉइंट समथिंग, नहीं, 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब जो प्राइवेट स्कूल है वो वेबकैम के हेल्प लेके एग्जाम लेना स्टार्ट कर रहे हैं, कई स्कूलों ने शुरू कर भी दिया है। अब क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में और जो केंद्रीय विद्यालय है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए वेबकैम वो कस्टमर कह रहा हूँ मैं, स्टूडेंट है उसी को ही परचेज करना होगा।
तो वो अभी तक तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बस ये है कि आप जितना ज्यादा हो सके नॉलेज गेन करते रहो, क्योंकि साइंस डिपार्टमेंट में एजुकेशन को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा कैसे कह सकते हो सर आप, तो मैं इसलिए कह सकता हूँ, आपने देखा अभी नीट का जो एग्जाम हुआ था वो कैंसिल नहीं हुआ, उसको प्रोसीड कर दिया गया कि नीट को करवाओ भाई, कैसे भी करके करवाओ, चाहे तुम्हें एक्स्ट्रा ट्रेन चलानी पड़े, एक्स्ट्रा कुछ भी करना पड़े, लेकिन नीट का एग्जाम करवाओ। क्यों करवाओ, क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि आने वाले टाइम में अगले 3 साल डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। अगले 3 साल डॉक्टर्स की हाईली रिक्वायरमेंट है। तो यार वो नीट को कैसे कैंसिल कर सकते हैं? कोई मतलब भी नहीं होता नीट को कैंसिल करने का। अगर नीट कैंसिल कर दिया तो एक साल के 15,000 डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी एक बार में ही, ठीक है ना। तो इसीलिए, क्योंकि अब डॉक्टर तो ज्यादा डिमांड है डॉक्टर की, और हम डॉक्टर को क्या बीच में बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। 3rd ईयर के स्टूडेंट जो हैं MBBS के, 4th ईयर के स्टूडेंट 3rd ईयर के, उनको भी जॉब पे लगा दिया गया कोरोना की वजह से। तो साइंस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, मैं आर्ट और कॉमर्स की तो मान सकता हूँ, बट तुम्हारे डिपार्टमेंट में वो कभी भी ये सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी डिजीज के लिए कि आपके एग्जाम वो रोक दे बीच में, ठीक है ना। एक साल में रुकने का मतलब है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा हूँ मैं इस पे स्पेशल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? बड़ा सिंपल, मैं पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ, फिर मैं इसको नोट करूंगा। C+O2 CO2, ये हमें तीसरी बार डिस्कस कर रहा हूँ इसको। चलो बताओ, कोई इसके बारे में थोड़ी बहुत भी बता सकता है इसकी कितनी एंथैल्पी रिलीज होती है? C+O2 CO2 में कितनी एनर्जी रिलीज कर देता है ये? लक्ष्य है, बताइए। भैया -393.5। बस इस पे ध्यान रखना, ये कितनी एनर्जी रिलीज कर देता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो इसकी होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 जो है, ये भी बोल सकता हूँ मैं। तो ये होती है इसकी आपकी 393.5। देखो मैं तुम्हें कुछ चीज बता देता हूँ, जैसे इस बच्चे ने बता दिया। अच्छा एक और भी चीज, 2 चीजें बतानी है। जैसे रिएक्शन, पहले तो मैं ये वैल्यू बता, 393.5 किलोजूल पर मोल। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हाइड्रोजन की तो भाई देखो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा अगला चैप्टर जो होगा वो शायद हाइड्रोजन ही करेंगे हम। हाइड्रोजन की होती है 435, इसको तो रट्टा मार लो, हाइड्रोजन की 435 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है? -393.5। अच्छा तुम्हारे हाथ में देखो कितनी कमांड है। मान लो तुम इस रिएक्शन के बारे में बता नहीं पा रहे हो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, हाइड्रेशन है, सब्लिमेशन है, वेपराइजेशन है, क्या है, उन 10 में से क्या है। तुम्हारे हाथ में कमाल की कमांड है, इसको डेल्टा RH लिख दो। RH का मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, चाहे 10 में से कोई रिएक्शन हो उसके नाम के लिए क्या आ जाएगा? RH, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। F का मतलब फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ आगे वैल्यू आपकी ये। अब सुनना हैसेस लॉ क्या कहता था। Enthalpy of reaction takes place same whether you complete a reaction in one step or in multiple steps. यहाँ 1 स्टेप में टोटल एनर्जी कितनी आई है? -393.5। चलो इसको मल्टीपल स्टेप में करके दिखाता हूँ, मैं इसको तोड़ के करके दिखाता हूँ। ये देखो मैकेनिज्म, इसे मैकेनिज्म भी बोल सकते हो। ये एक ही स्टेप में खत्म होगी रिएक्शन। अब देखना यही रिएक्शन में 2 स्टेप में करके दिखा रहा हूँ कैसे, इन मल्टीपल स्टेप। स्टेप 1 क्या? C+½ O2 विल गिव यू क्या? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस काम के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो लगी आपकी वो कितनी लगी? -110.5 किलोजूल पर मोल। इस रिएक्शन को क्या बोल रहा हूं मैं, जो अब लिख रहा हूं? मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल स्टेप्स। तो एक रिएक्शन इस स्टेप में होगी, नंबर 1। चलो दूसरा स्टेप, स्टेप 2, CO प्लस फिर से ½ O2 विल गिव यू CO2। और अब की बार एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी आई है इसकी? -283 किलोजूल पर मोल, 283 किलोजूल पर मोल, नंबर 2।
अब इन दोनों को एक बार ऐड करो तो देखो क्या आएगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं वैल्यू को, यही तो इन दोनों की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, एक बार ऐड करके चेक करना भाई। ये आ गया आपके -393.5 किलो जूल पर मोल। अभी भी वही आई है, ठीक है ना। इसको ऐड करोगे तो इसको ऐड कर लो भाई, CO से CO कैंसिल हो गया। यहाँ क्या था, एक कार्बन प्लस में हाफ O2 क्या हो गया, एक O2 विल गिव यू CO2। अभी भी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आई है वो क्या आई है, वही आई है जो सिंगल स्टेप की थी। ये सिंगल स्टेप है, ये वही आई है वैल्यू। तो यही तो बात बोल रहा है बेचारा हेसेस लॉ। हेसेस लॉ ये बोल रहा है कि आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो सेम रहेगी। नोट्स में से नोट करना है डेफिनेशन को, क्या, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन रिएक्शन इन सेम will be same whether the reaction complete in one step, this is your one step, or the reaction complete in multiple steps, तो आंसर क्या रहेगा, दोनों में सेम रहेगा, इसका और इसका दोनों का, ठीक है। तो ये बात बोल रहा था, ये हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की जो हीट समेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा, whether you complete the reaction in one step or in multiple steps। तो आसान सी डेफिनेशन है, बहुत आसान लगेगी तुम्हें डेफिनेशन। और हमेशा मैंने देखा है डेफिनेशन के साथ वो क्या जोड़ते हैं, एक न्यूमेरिकल। तो आज मैं सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, इसके टोटल न्यूमेरिकल है 8। तो 8 न्यूमेरिकल जो है वो हम कल की क्लास में करेंगे टोटल A to Z। तो मैं आज सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कल की क्लास में इसको हम रिपीट करेंगे। न्यूमेरिकल बिलोंग कर रहा है आपकी NCERT से, और वो है क्वेश्चन नंबर 14, आपकी NCERT क्वेश्चन नंबर 14। ये है आपका NCERT क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा। इसके बारे में मैं बता दूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पिछले ही साल 2019-20 में ये जो है ये आपके इसमें पूछा था स्कूल में, सेशन एंडिंग में, किसमें, गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों स्कूल में पूछा था मीथेनॉल को। क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्म में, देखो मैं अगले कितने मिनट, 8 मिनट मैं जो भी कुछ बताऊंगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कल की क्लास में हम इसको रिपीट करने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके सुनना। क्या है इसका, 3 रिएक्शन उन्होंने गिवन दे रखी है और आपसे पूछ रहे हैं बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ किसकी, मीथेनॉल की। ये हमारा एम है, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। तो करना क्या है हमें, इसमें पहले तो ये जो तीनों रिएक्शन दे रखे हैं इसको हमें नोट करना है। क्या है तीनों रिएक्शन, पहली रिएक्शन जो क्वेश्चन में गिवन दे रखी है, हम कर रहे हैं कौन सा, 6.14, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नहीं भी समझ में आया कल करेंगे, दोबारा रिपीट। CH3OH प्लस में 3/2O2 विल गिव यू CO2 प्लस में 2H2O, ये गिवन है। इसके लिए कितनी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है इसके लिए 726 किलो जूल पर मोल। एक और गिवन वैल्यू लिख लेते हैं, C+O2, मतलब ये जो C+O2 है ना वो 8 न्यूमेरिकल होंगे, तो 8 के 8 न्यूमेरिकल में आएगा आपका CO2, और आपको आदत हो जाएगी ये लिखने की। इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ दे रखी है कितनी, 393 किलो जूल पर मोल। 393 के आसपास ही घूमते रहेंगे वो, ठीक है ना, कभी कम तो कभी ज्यादा, इस तरीके से। अच्छा, अगला है H2 प्लस हाफ O2 विल गिव यू H2O, और इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो दे रखी है कितनी, 286। इसकी भी आदत हो जाएगी आपको कई बार जब लिखोगे। अब देखना सॉल्यूशन, यहीं से वैसे सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, वी एम, हमारा एम है क्या, CH3OH की फॉर्मेशन, CH3OH की फॉर्मेशन। कैसे करेंगे, एक कार्बन, या लिख दो एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन,
4 हाइड्रोजन कैसे लिखो? देखो कार्बन तो मोनोटॉमिक फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन क्या मोनोटॉमिक फॉर्म में रहता है? नहीं, वो तो डाई एटॉमिक फॉर्म में रहता है, जैसे H2। तो यहाँ लिखेंगे H2, कितने H2? 4 है, तो यहाँ 2 लगाना जरूरी हो गया। प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे है? O2, तो O2 कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर? हाफ O2, ताकि यहाँ एक ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक है, तो O2 लिखना जरूरी है। तो आपने ये आपको जो लिखा है ये आपका एम है, वी एम, हमारा एम ये। अब बताओ एक एक करके रिएक्शन में कौन सी चीज कहाँ पे है? ये नंबर 1 है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। तो कार्बन कहाँ पे है? नंबर 2 पे है। और ये हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कार्बन, तो इसे हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड प्लस, और देखो हाइड्रोजन क्या है? H2 कहाँ पे है? तीसरे में, इसको भी हम ऐड करेंगे। लेकिन हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए भाई, यहाँ तो एक ही है, 2 चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन थर्ड। अब आ जाओ यहाँ पे, ये भी 2 भी होगी और 3 भी होगी। अच्छा, CH3OH देखो यहाँ राइट में है, और जो राइट में है और यहाँ हम लेफ्ट में ऐड कर रहे हैं। अगर मान लो ये यहाँ से पिक करके मैं लेफ्ट में लाऊं तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी आपको माइनस करना है इक्वेशन फर्स्ट को। यहाँ से मैं इस वैल्यू को पिक करके लेफ्ट में लाऊं तो ये माइनस में हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? माइनस को इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसके बाद करना क्या है? करना ये है कि आप एक बार चेक कर लो, क्या ऐसा करने से हमारा एम आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो चेक करते हैं। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करते हैं। 2 क्या थी? C प्लस में O2 विल गिव यू CO2, और इक्वेशन थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 से, तो 2H2 प्लस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो O2 विल गिव यू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2H2O, ये आ गया। इनको ऐड कर दो, ऐड करेंगे देखो 2H2 प्लस में यहाँ कार्बन भी है, एक कार्बन प्लस में 2O2 विल गिव यू CO2 प्लस में 2H2O, ये आ गया, ऐड कर दिया आपने। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट से, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है। इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहली इक्वेशन में इसको हटा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं हम। तो सब्ट्रैक्ट के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ क्या? सब्ट्रैक्ट करने के लिए CH3OH प्लस में, CH3OH प्लस में 3/2O2 विल गिव यू क्या? CO2 प्लस में H2O। इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये वैल्यू कौन सी आपकी? यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 ले आएंगे, ठीक है। करो भाई एक बार सब्ट्रैक्ट, आंसर देखते हैं आएगा नहीं आएगा। माइनस 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 माइनस, तो देखते हैं क्या आंसर आया। भाई इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ देखेंगे तो 1 कार्बन प्लस में 2 हाइड्रोजन प्लस में 2O2 में से 3/2O2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 में से 2 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ O2, और माइनस में आपका CH3OH इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ फेंक दो, माइनस की वैल्यू है तो इसको यहाँ फेंक दो, देखो क्या आएगा? C प्लस में 2H2 प्लस में हाफ O2 विल गिव यू CH3OH। हर बार आपका इस तरह से आंसर आ जाया करेगा, हर बार। और ये चेक कर लो, क्या यही आपका एम था? यस, यही हमारा एम था, ठीक है ना। क्या यही हमारा एम था? यस, बिल्कुल। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की दोनों एकदम इक्वल है, यही हमारा एम था। तो अब हमें करना क्या है? अब ये तो देखो, ये चेक करने की चीज है ना, वो साइड में आपको ऐसे दिखा देनी है, ठीक है, इस तरीके से कि हमने ये चेक कर दिया है। और वैल्यू जो है वो यहाँ लिखनी है। इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है? ये है आपकी माइनस का 393, प्लस में 2 से मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू क्या है? 286, माइनस में नंबर 1 क्या है? ब्रैकेट में माइनस का 726, एंड यू विल गेट आंसर कितना? आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 239 किलोजूल पर मोल, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लिया करेंगे हर बार। तो हर बार आपको ये जो वी एम है ये बनाना आना चाहिए। कल मैं पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा, और कल की क्लास खास है, मिस मत कर देना, नहीं तो तुम्हें रिकॉर्डेड क्लास में ही उसको सीखना पड़ेगा।